शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ वोडाफोन आइडिया का। अब ये शेयर वापस एक बार फिर चर्चा में है और ये सब पहली बार नहीं हो रहा कि इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है। करीब 15-17 रुपये से गिरते गिरते आज ये 9 रुपये 95 पैसे तक गिर चुका था। ये जरूर है कि आज की जो क्लोजिंग इन्होंने 10.5 रुपये के आसपास ली है, लेकिन पिछले दिनों जो ऐसी खबर आई थी जो कि ये खबर थी 30 अगस्त के आसपास की खबर थी, लेकिन अब जाके ये मार्केट में चली है और उसी वजह से शेयर गिरा है। और एक बार और बता देता हूँ कि जो वोडाफोन आइडिया में जो लोग भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और वो लोग ये सोच रहे हैं कि वापस से अपने पुराने रेट पे कभी आएगा, जो कि 125 रुपये इसका हाई रहा है, तो वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। और ये जो शेयर है लगातार मतलब चढ़ता है 15-17 रुपये तक जाता है और वापस गिर के 7-8-9 रुपये तक आ जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इस शेयर में। अगर लंबे समय से अगर इसमें होल्ड करके बैठे हैं तो आप अगर 5 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे तो 5 साल में करीब 10 मरतब ऐसा हो चुका कि ये शेयर जितना ऊपर चढ़ता है उसका 50% गिर जाता है, चाहे कोई वजह हो या ना हो। कई बार तो मार्केट ऊपर होता तो भी शेयर गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि हर बार खबरें जो आती है सामने छनकर वो एक जैसी आती है, लगभग एक ही बीमारी से ग्रस्त है और उसी कारण ये शेयर लगातार गिरते चला जाता है, फिर चढ़ता है फिर गिर जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई बड़ा गेम तो नहीं चल रहा, बड़ा खेल तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा एक ही बहाने से शेयर गिरता है। और वो जो सबसे बड़ा बहाना है कि कंपनी के ऊपर जो टैक्स वगैरह देनदारियाँ जो बन रही है, जो AGR की जो कैलकुलेशन हो और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये चाहते हैं कि टैक्स से कम छूट मिले, कम और रिलीफ मिले, ये चाहते हैं। और कई बार कंपनी का जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता, प्रॉफिट नेगेटिव में आता। कंपनी साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर घाटा दर्ज कर रही है, कंपनी की इनकम बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके बावजूद कंपनी भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंपनी का अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो शायद 5 साल के अंदर आप, वरना हर बार माइनस में जाता है इनका जो रिजल्ट आता है, जिसमें प्रॉफिट है या कुछ भी कहो कि सब कुछ माइनस में दिखाते हैं कंपनी। और कई बार तो ऐसी खबरें आती है कि मालिक खुद इस कंपनी से बाहर होना चाहते हैं। कई बार ये खबर आती है कि कंपनी बंद हो जाएगी या चलेगी या नहीं चलेगी। फिर एक और खबर आती है कि सरकार चाहती है कि भाई 3 कंपनियां कम से कम रहे मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर की, जिसमें एक जियो है, दूसरी एयरटेल है और तीसरी आइडिया है। तो इस कंपनी को किसी भी तरह से अस्तित्व में रखना ज़रूरी है। BSNL को पता नहीं क्यों नहीं लोग गिनते इसके बीच में, और 3 ही कंपनियों को मानते हैं, जबकि BSNL की इसके अंदर है। लेकिन हर बार क्या है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस शेयर के अंदर यह वापस ये जाएगा कि नहीं जाएगा, कभी 20 के ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी फिर ये गिरते गिरते वापस यहाँ तक आया। तो क्या यहाँ से भी गिरावट वापस बनेगी या और ऊपर जाएगा? 50% तक गिरता हर बार ये होता है। चाहे आप 6 रुपये का जो इसका 2020 में रहा था, 6-6.5 का रहा था, वहाँ से गिरते गिरते 3 रुपये पर आया था और उसके बाद फिर 8.5 पर चढ़ा था, 8.5 से 4 रुपये तक वापस गिरा था। फिर ये देखा जाए तो 10.5 रुपये तक गया था, 10.5 से ये 5 रुपये 95 पैसे तक गिरा था। फिर 12 रुपये पर गया था, 12 रुपये से गिरते गिरते वापस 6-6.5 पे आया था। फिर ये शेयर 14-15 रुपये पर था, 15 रुपये से गिरते गिरते वापस से 7.5 पे आया था और फिर 17 से गिर के 8.5 पे आया था और अभी भी 17 से गिर के ये 9 रुपये 75 पैसे 95 पैसे तक आया। यानी कि हर बार आप कह सकते हैं कि ये शेयर जितना चढ़ा उसका 50% तक गिर जाता है और वापस में तेज़ी आती है। और इसी बीच कई लोग जो पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, कम रेट पे ख़रीद लेंगे और जब वो ये डबल हो जाएगा डबल में बेच के निकल जाते हैं। और जो लोग शेयर लेकर बैठे हुए हैं वो ये इंतज़ार में रहते हैं कि इसमें कब कमाई होगी। किसी ने 1 लाख शेयर ले रखे, किसी ने 50,000, किसी ने कितने, लेकिन वो हाथ मलते रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी जो कंपनी जहाँ पर आपको अगर इसकी बजाय अगर आपने एयरटेल में किया होता इन्वेस्टमेंट या दूसरी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद आपका पैसा अब तो डबल तिबल 4 गुना हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, डबल तक जाता वापस गिर जाता है। थोड़ा बहुत डेटा बता देता हूँ, डेटा भी कोई खास नहीं। अच्छा, वो पहले खबर बता देता। खबर क्या थी कि इसके अंदर जो 30 अगस्त को ही आ गई थी खबर ये, लेकिन आज ये खबर को थोड़ा सा 2 दिन पहले खबर मार्केट में आई है कि जो AGR है, जो कि टेलीकॉम कंपनी के ऊपर जितना भी जो बकाया है टैक्स वगैरह जो ब्याज वगैरह है उसका कैलकुलेशन करता है। जितना भी क्या जो स्पेक्ट्रम वगैरह किराए पर लेते हैं ना जो सरकार से, कोई भी अगर इंटरनेट या मोबाइल सर्विस आप कोई भी कंपनी बिना स्पेक्ट्रम भी चला नहीं सकती। स्पेक्ट्रम किराया लेते हो, बाकी इनके लाइसेंस शुल्क रहता है, इनके दुनिया भर के चार्जेस रहते हैं, तो वो बढ़ते वही चुकाती नहीं कंपनियाँ। और वो कभी कभी बढ़ते बढ़ते इतना भारी भरकम हो जाता है कि फिर बाद में ये कंपनियाँ चाहती है कि सरकार उसमें कुछ छूट दे। मतलब क्या कि अभी भी इस कंपनी के ऊपर कह रहे
मार्केट कैप इस कंपनी का करीब 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन उसके अंदर इनको देनदारी ज़बरदस्त है। तो ये चाहते थे कि इसके अंदर मतलब जो टैक्स वगैरह इसमें कुछ रिलीफ मिले, और रिलीफ के कारण क्या कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि हमें इस रिलीफ दे, इनका जो कैलकुलेशन जो एक लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन को फिर से किया जाए, मतलब जो टैक्स का जो गणना की उसको फिर से किया जाए AGR द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं, जो AGR ने जो तय किया है, जो आपका बकाया है चल रहा है, वही बकाया आपको चुकाना पड़ेगा, या आप आपस में बैठ के जो भी समझौता करना कर लो, लेकिन इसमें वहाँ पर सब कैलकुलेशन करने की राय नहीं दे सकते। तो वहाँ से इनको क्या हुआ था कि बड़ा झटका लगा कह सकते हैं। इनको उम्मीद थी कि हमको इससे टैक्स भरने में काफ़ी एक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ये खबर थी। तो एक जो गोल्डमैन करके उन्होंने भी एक टारगेट दिया था कि ये शेयर वापस ₹2.5 तक भी जा सकता है, ऐसा भी टारगेट आया था। पर अब एक नया जो नोमुरा है, नोमुरा भी करके जो ब्रोकर फर्म है, उन्होंने टारगेट दिया है कि वापस ये 15-16 तक चले जाएगा शेयर। जैसे ये शेयर इसी बीच झूल रहा है, 15, 16, 10, 12 इसी के आसपास शेयर झूल रहा होती है। टारगेट आपको दोनों तरफ टारगेट मिलेंगे, ₹2.5 का बता रहे हैं, और ये लेकिन ₹2.5 तक तो जाने के चांसेस कम हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि क्या कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके क्या होता है कि आप कम से कम एक चैन की नींद सो सकते हो। यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कब ये शेयर चढ़ते चढ़ते एकदम इतनी बुरी तरह गिरेगा कि एक ही दिन में 20-20, 22-22% गिर जाना बहुत मायने रखता है इसलिए। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ। कंपनी में कोई खास परिवर्तन ज़्यादा आया नहीं है। ये बजरूर इनका कस्टमर बेस लगातार गिरते जा रहा है। जियो और एयरटेल के पास शिफ्ट हो रहा कह सकते हैं। इनकम वगैरह की हम इसका जानते हैं कि जो अभी इसकी करंट जो प्राइस चल रही है वोडाफोन आइडिया की आज की तारीख में ₹10.52। मार्केट कैप इसका है 85, मोटा 85,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। देखेंगे तो एक साल में ₹9.97 से तो लो रहा, और ₹19.18 का हाई रहा है एक साल का। ऑल टाइम का देखा जाए तो ₹2.40 का लो रहा है, और ₹125.66 का हाई रहा। कभी रहा हुआ किसी ज़माने में ₹125। तो ये 3 आंकड़ों में तो अभी पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। पहले तक था कभी 3 फिगर में। बुक वैल्यू इसकी है -20.08 की इसकी बुक वैल्यू माइनस में, जरूर ध्यान रखना। ROC इसका है -3.61 का ROC इसका है। फेस वैल्यू इसकी ₹10। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। सेक्टर पी बहुत खतरनाक इसका 175.93, मोटा मोटा 176 का इसका सेक्टर पी है, जो कि खतरनाक है। इसका अगर एक खबर बीच में आई थी जो एलन मस्क खरीदा का, वो खबर तो हवा में निकल गई, वो पता ही नहीं क्या इसमें। डिविडेंड ये इसका है 60% डिविडेंड दिया था 2016 में कंपनी ने। राइट्स इशू एक बार कंपनी लाई थी, जो कि हर 38 शेयर पे 87 शेयर का राइट्स इशू लाई थी, ये 2019 में। एक बार ये कंपनी OFS पे ला चुकी है, जो कि ऑफर फॉर सेल, जिसपे ₹11 प्राइस में इन्होंने शेयर सेल किए थे। ये भी 2022-23 की बात है। होल्डिंग प्रमोटर के पास इसके अंदर 38.17% होल्डिंग है, और ये 2023 में इनके पास जो होल्डिंग थी 50.36% थी। तो वहाँ से अभी इनके पास 38.17% रह गई। इसमें एक इम्प्लीमेंट हुआ था कि जो सरकार ने 23-24% होल्डिंग सरकार ने खरीद ली थी इस कंपनी को बचाने के लिए। तो वो एक बीच में एक हुआ था इस तरह से काम, जिसके अंदर इसकी होल्डिंग सरकार ने खरीदी थी, मदद की थी। एक तरह से कहते हैं सरकार ने इस कंपनी की, जो बिरला समूह है, जो कुमार मंगलम बिरला उनकी कंपनी है, तो सरकार ने होल्डिंग खरीदी थी इसमें। FIS के पास इसमें होल्डिंग है 12.78% की होल्डिंग है, 12.78% की होल्डिंग, मोटा मोटा 13% मान सकते हैं FIS के पास है। और FIS मतलब वो जो वोडाफोन कंपनी है ना, वो भी इसके मतलब साथ में है। DII के मतलब कि है 6.95% की होल्डिंग है। DIS के बाद मोटा मोटा 7% मान सकते हैं होल्डिंग DIS के पास है। सरकार के पास इसमें है 23.18% होल्डिंग है, यानी पब्लिक के पास इसमें 19-20% होल्डिंग पब्लिक के पास है। मतलब कह सकते हैं कि होल्डिंग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसके ना मालिक के पास है और सरकार के पास है। अब हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू में आपको बहुत खतरनाक चीज़ नज़र आएगी कि जो हम 4 क्वार्टर का देखते हैं, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024। अब आप यहाँ देखिएगा कि कंपनी में मैंने कहा हर बार वही कहानी इसमें दोहराई जाती है कि शेयर कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो स्थिति आपको अब मालूम पड़ जाएगी कि सितंबर 2023 में इनका 10,716 करोड़ का रेवेन्यू आया था, खर्चा हुआ 6,435 करोड़ का, और मुनाफा -8,738 करोड़, मतलब 8,738 करोड़ का इनको घाटा गया था सितंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में 10,693 करोड़ का रेवेन्यू आया, 6,324 करोड़ रुपये इनको खर्चा हुआ, और 6,986 करोड़ का इनको नुकसान हो गया, मतलब घाटा है दिसंबर 2023 में भी।
मार्च 2024 में इनको 10,607 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 6,274 करोड़ का, और घाटा गया इनको 7,675 करोड़ का घाटा गया, ये मार्च 2024 में। जून 2024 में 10,508 करोड़ का रेवेन्यू आया, 6,304 करोड़ खर्चा हुआ और 6,432 करोड़ का घाटा गया इनको। चारों क्वार्टर में कंपनी घाटा घाटा घाटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है चारों क्वार्टर में। साल का देख लेते हैं हम, चारों साल का 2021, 2022, 2023 और 2024। 2021 में इनको टोटल 41,952 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया था, खर्चा हुआ 25,006 करोड़ का खर्चा हो गया और घाटा गया 44,233 करोड़ का घाटा पूरे साल में 2021 में। 2022 में 38,516 करोड़ का रेवेन्यू आया, 22,546 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और नुकसान हुआ इनको 28,245 करोड़। ये ज़बरदस्त 2022 और 21, इस समय तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा नेट की ज़रूरत पड़ रही थी वर्क फ्रॉम होम में, और उस दौरान कंपनी घाटा ही दर्ज कर रही है। रेवेन्यू बचा है लेकिन घाटा भी 28,245 करोड़ का, गजब। 2023 में इनको 42,177 करोड़ का रेवेन्यू आया, 25,425 करोड़ का इनको खर्चा हुआ और नुकसान हुआ 29,301 करोड़ का। 2023 में भी ज़बरदस्त घाटा। 2024 में इनको 42,652 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 25,580 करोड़ का और नुकसान हुआ 31,238 करोड़। बाप रे बाप, कंपनी का मतलब इतना घाटे में कंपनी चला कैसे रही? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब आप देखिए कि कंपनी इतना घाटा दर्ज करे, साल दर साल कंपनी घाटे में जा रही है, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी को घाटा हो रहा है। किसी भी क्वार्टर में कंपनी एक पैसा नहीं कमा रही है, किसी भी साल में कंपनी कमा नहीं रही है। ये पिछले 4 साल का बताया मैंने, इसकी पहले की स्थिति भी लगभग कंपनी की यही बनी हुई है। तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि जो मालिक है कुमार मंगलम बिरला या बिरला समूह है, तो क्या वाकई मतलब इस कंपनी को ये चलाने की मंशा रखते या नहीं? क्योंकि दूसरी कंपनियां मार्केट में आई जो है वो घाटे से बाहर निकल चुकी है। जैसे जियो आया था, जियो ने भी 3 साल तक घाटा दर्ज किया, लेकिन अब वो प्रॉफिट दर्ज करने लगी है। एयरटेल भी घाटे में थी, प्रॉफिट में आ गई। BSNL भी घाटे से प्रॉफिट में आ गई, लेकिन ये कंपनी का इतना रेवेन्यू आने के बावजूद भी कंपनी घाटे में है। इनका जो कस्टमर बेस कभी कभी करीब मतलब 38 करोड़ का हुआ करता था इनका जो कस्टमर बेस, वो भी अब गिरते गिरते 22-24 करोड़ का रह गया। मतलब इतना कम रह गया इनका जो कस्टमर बेस। लगातार शिफ्ट हो रहा कह सकते हैं, जो जियो में शिफ्ट हो रहा है, एयरटेल में शिफ्ट हो रहा है। तो मोटा मोटा अगर इस कंपनी को अगर आप देखे जाए, जो कि आइडिया है, इसके शेयर आपको ज़रूर अट्रैक्टिव लगता है कि 10 रुपये में ख़रीद लो, लेकिन कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि हम इसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। अब आगे होगा क्या, ये जरूर ध्यान रखना, आगे क्या इसमें इम्प्लीमेंट आ सकता है। तो जो इनके जो बार बार जो एक ही जो बहाना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वो भरना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि सरकार की होल्डिंग भी इसके अंदर है। सरकार की होल्डिंग बहुत अच्छी है, तो ये मानना चाहिए कि सरकार ने जिस मंशा से इस कंपनी की मदद की है, तो आगे पीछे भी सरकार इस कंपनी को अस्तित्व में, इसका कंपनी का अस्तित्व रखेगी, और इसीलिए कंपनी सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ मिल भी सकता है। या हो सकता है कि जो AGR की जो गणना की है, जो टैक्स बकाया जो निकल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस टैक्स में अगर इनको रिलीफ कुछ मिल जाता है, मिले या नहीं मिले, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, इसमें अच्छा ही होगा। ऐसा होता है कई बार कंपनियों के साथ में, सरकार जो लगता है कि पैसा जितना अगर नहीं कंपनी चुका पा रहे तो उससे कम पैसे में समझौता कर लें, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या उनको आएगी जिन लोगों ने कंपनी को कर्जा दे रखा है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे कि शेयर पूंजी की बात कर ले, कंपनी की जो शेयर पूंजी क्या है, तो मालिक के पास इसकी है जो शेयर के रूप में 50,120 करोड़ रुपये शेयर पूंजी ग्रुप में है। भंडार ग्रुप में इनके पास -1,54,287 करोड़ रुपये, मतलब माइनस में चल रहे हैं, कोई रिजर्व नहीं है, इतना माइनस में चल रहा है। उधार इनको देना है 2,43,809 करोड़ का उधार देना है, ज़बरदस्त उधारी देना है। अन्य देनदारियाँ इनको 45,355 करोड़ के अन्य देनदारियाँ है, ये भी बहुत खतरनाक है। टोटल देखा जाए तो 1,84,997 करोड़ रुपये इनको देनदारियाँ बनती है, इसमें मालिक का पैसा लगा है। इनके पास संपत्ति भी इतनी है 1,84,997 करोड़ की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो रिजर्व कोटा है, जो कि बहुत माइनस में चल रहा है, 1,54,287 करोड़ का चल रहा है, वो खतरनाक है। और उधारी जो कि 2,43,809 करोड़, ये दोनों ही चीज़ इस कंपनी के लिए बहुत ज़बरदस्त भारी पड़े। इसमें उधारी में भी किन किन का पैसा होगा, बैंकों का पैसा होगा या कोई बड़े लेंडर होगा उनका पैसा होगा, तो वो तो कभी न कभी मांगेंगे ही सही। लेकिन ये दोस्तों पूरी जो वोडाफोन आइडिया की जो कहानी मैंने आपको बता दी कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निश्चित है कि आपको
भविष्य में भी इस तरह के झटके झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में बैठे अगर आप झटके झेलने की अगर आप में क्षमता नहीं है, तो निश्चित है कि आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पर झटके कम लगते हैं। लगते सभी में लगते हैं, कोई भी शेयर ऐसा नहीं इसमें झटके नहीं खाते लोग, लेकिन झटके आप सहने की ताकत होना चाहिए। इतने बड़े बड़े झटके नहीं तो छोटे झटके सहने के लायक हो तो तभी शेयर मार्केट में रहना चाहिए। ये कंपनी बहुत बड़े झटके देती है, तो थोड़ा सा सावधानी में ही समझदारी है, ये है ज़रूर। तो मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। मैंने बता दूं कि इसमें भाई ये यहाँ पर उन्होंने जो मेरे दर्शक ने जो खरीदे, इसमें 8,000 शेयर खरीदे हुए 14 रुपये के रेट पर, कुछ दिन पहले ही खरीदे थे। तो एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कुमार मंगलम बिरला जो इस कंपनी के मालिक है, उन्होंने भी इसके अंदर करीब करीब 2 करोड़ शेयर खरीदे, अभी कुछ दिन पहले ही खरीदे 13 रुपये के रेट पर। अब उनको थोड़ी पता था कि पता भी होगा शायद कि ये शेयर गिर जाएगा, तो शायद वो आज खरीदते, लेकिन उनको 6 करोड़ का उनको नुकसान हो गया है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।